नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की हम बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों भारत के यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जो है पढ़ा था। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विस्तार कैसे हुआ है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण या जमाव से जो है दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है निर्माण हुआ है। आप दोस्तों, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं, तो 4 भाग में सबसे ऊपर आता है भाबर क्षेत्र, भाबर के बाद तराई क्षेत्र, फिर बांगर क्षेत्र और फिर खादर क्षेत्र। इन 4 भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को। अब दोस्तों, जो हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है कौन सी है, शिवालिक हिमालय, जो कि अभी मुलायम एवं नई पर्वत श्रेणी है। इसलिए जो है जब नदियाँ शिवालिक हिमालय से बहती हुई आती हैं तो शिवालिक हिमालय को जो है काटती छाटती हुई आती हैं और इसका अवसाद जो है अपने साथ बहा कर ले आती हैं। जब ये अवसाद अपने साथ बहा कर लाती हैं तो दोस्तों कुछ नदियाँ जो हैं ये सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और गंगा नदी हो गई। तो दोस्तों, जब ये काटती हैं तो इसके जो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर जो है अपने साथ बहा कर लाती हैं, लेकिन इन पत्थरों को जो है ज़्यादा दूर तक अपने साथ नहीं लेकर जा पाती हैं। तो इसीलिए जो है इनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं और इनके बाद नदियाँ जो है नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पे नदियाँ जो हैं अदृश्यमान हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं तो दिखाई नहीं देती हैं। भाबर क्षेत्र में जो है नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं, यहाँ पे खेती नहीं होती है और वनस्पति का अभाव जो है होता है। इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र का जो है दोस्तों 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं तराई क्षेत्र, यानी भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों नदियाँ जो है पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी दोबारा जो है बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा नमी जो है पाई जाती है और साथ ही दलदली जो है भूमि पाई जाती है। यहाँ पे घनी वनस्पति जो है पाई जाती है, पेड़ पौधे अधिक जो है पाए जाते हैं और यहाँ पे खेती जो है अच्छी तरीके से होती है। साथ ही इस क्षेत्र की यानी तराई क्षेत्र की चौड़ाई है कितनी, 20 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है किसकी दोस्तों, तराई क्षेत्र की। फिर आता है बांगर क्षेत्र, तीसरा है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र की हम बात करेंगे तो बांगर क्षेत्र जो है नदी बेसिन के दूर पाया जाता है और यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर क्षेत्र की अपेक्षा जो है बांगर मिट्टी जो है कम उपयुक्त जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों चौथे नंबर पर है खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपने देखा होगा जिन नदियों में जो है बाढ़ का पानी आता है और जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। तो जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है तो वहाँ तक जो है खादर क्षेत्र कहलाता है, जो कि खेती के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है। इसलिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी तरीके से जो है होती है और खेती के लिए उपजाऊ भूमि जो है माना जाता है खादर क्षेत्र। तो इन 4 क्षेत्रों में जो है बांट कर पड़ा था। अब इससे आगे की हम बात करने वाले हैं, जैसे राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान, गंगा का मध्य मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे मैदानों का प्रादेशिक विभाजन। तो मैदानों के प्रादेशिक विभाजन की हम बात करने वाले हैं। जैसे राजस्थान का मैदान है तो दोस्तों अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में जो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और यह मैदान जो है मरुस्थल में बदल चुके हैं। इसी कारण यहाँ पे कृषि कम होती है और यहाँ लूनी नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ जो है बहती हैं। तो जो राजस्थान का मैदान है ये जो है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है और ये जो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लेकिन यह मैदान अब जो है मरुस्थल में बदल चुके हैं, यानी डेजर्ट में बदल चुका है। इसीलिए
यहाँ पे कृषि जो है कम होती है और यहाँ पे लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ जो है बहती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक नोट लिखते हैं, यानी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। और ये थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? भारत में। यानी विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वह कौन सा है? थार मरुस्थल है। और ये कहाँ पे पड़ता है थार मरुस्थल? भारत में पड़ता है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है और कुछ भाग गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये मैप में आपको मैं दिखाता हूँ थार मरुस्थल कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है अरावली पर्वत। ये क्या है? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में क्या है? थार मरुस्थल है। और ये क्या है दोस्तों? ये पड़ता है पाकिस्तान। तो थार मरुस्थल का कुछ भाग जो है पाकिस्तान में भी है, जिसको हम चोलिस्तान मरुस्थल या लोही मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा, अरावली पर्वत के पश्चिम में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, राजस्थान का मैदान हो गया। अब आते हैं किसका? सिंधु का मैदान। तो सिंधु नदी के मैदान की यदि बात करेंगे तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। यानी जो सिंधु का मैदान है ये सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। और साथ ही ये मैदान जो है 5 दोआब में, यानी 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु नदी का मैदान है ये 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोआब होता क्या है? तो दोआब की यदि बात करेंगे तो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको दोस्तों दोआब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये सिंधु नदी है और ये हो गई झेलम नदी। तो इन दोनों के जो ये बीच का क्या है दोस्तों? क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब सिंधु नदी का जो 5 दोआब प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से दोआब हैं? तो इनको हम देखते हैं। ये तो हो गई सिंधु नदी, आप सभी को पता है कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। चाहे ग्लेशियर पूछे, झील पूछे, पर्वत पूछे, तो तीनों आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है झेलम नदी। अब ये झेलम और सिंधु नदी के जो बीच का क्षेत्र पड़ता है ये वाला, इसको कहते हैं हम सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब जो है किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? ये सिंधु एवं झेलम नदी के जो बीच का भाग होता है इसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। अब ये झेलम हो गई, ये हो गई चिनाब। चिनाब जो है दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा, इन दोनों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। अब चिनाब और झेलम नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं हम दोस्तों चज दोआब। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए, इनको अच्छे से याद रखना। यानी झेलम और चिनाब के बीच कौन सा दोआब पड़ता है? चज दोआब पड़ता है। अब चिनाब के और लाबी के बीच, ये तो हो गई दोस्तों चिनाब और लाबी, इन दोनों के बीच कौन सा? रचना दोआब। तो यहाँ पे हमने बात की है झेलम चिनाब के बीच में चज दोआब, चिनाब और लाबी के बीच में रचना दोआब, लाबी और ब्यास के बीच पड़ता है बारी दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच पड़ता है बिष्ट दोआब। तो ये 5 दोआब है। यानी सिंधु नदी का जो मैदान है ये जो है 5 दोआबों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? ये पाँचों आपको पता लग गई होगी अब। यानी सिंधु और झेलम के बीच में पड़ता है सिंध सागर दोआब, झेलम और चिनाब के बीच में पड़ता है चज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रावी ब्यास के बीच में बारी दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच में पड़ता है विष्ट दोआब। और साथ ही दोस्तों सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये वाली है चिनाब नदी। क्योंकि ये है चिनाब नदी, चिनाब में ही झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज ये चारों चिनाब में अपना जल गिराती हैं और चिनाब नदी सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। और ये चिनाब नदी जो है पाकिस्तान के मिठान कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में अपना जल जो है गिराती है। और सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, यानी अंतिम रूप से जो है अपना जल कहाँ पे गिराती है? सिंधु नदी अरब सागर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिस प्रकार गंगा नदी कहाँ गिराती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। तो उसी प्रकार सिंधु नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। तो ये था दोस्तों सिंधु का मैदान, आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब आते हैं गंगा नदी का मैदान। तो गंगा नदी के मैदान की हम बात करेंगे तो भारत का जो है सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। तो जो गंगा नदी का मैदान है ये जो है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। इस मैदानी भाग में नदियों के विसर्प एवं गोखुर झीलें पाई जाती हैं।
यानी जो ये गंगा नदी का मैदान है, इसी मैदानी भाग में नदियों के विसर्प एवं गोखुर झीलें पाई जाती हैं। तो नदियों के विसर्प एवं गोखुर झीलें क्या होती हैं, तो इनको हम समझते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी जो है कुछ इस प्रकार से बहती है। क्या है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो है बहती है। जब ये इस प्रकार बहती है तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है एक समय बाद जो है कटकर जो है मुख्य शाखा से जो है अलग हो जाता है और ये जो है गोखुर झील का रूप ले लेता है। और ये जो इस प्रकार ये घूमे हुए इनको कहते हैं विसर्प। याद रखें दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और ये गोखुर झील जो है गाय के खुर जैसी आकृति की दिखाई देती है, इसीलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोखुर झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा, जो गंगा नदी का मैदान है ये भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है और इस मैदानी भाग में नदियों के विसर्प एवं गोखुर झीलें जो है पाई जाती हैं। तो विसर्प भी आपको पता लग गया होगा और गोखुर झीलें भी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा का मैदान जो है पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये पूर्वी राजस्थान में और साथ ही उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है और यहाँ पे चावल एवं जूट की खेती जो है की जाती है। असम का मैदान ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित और असम में फैला हुआ है। यहाँ पे जूट एवं कपास की कृषि की जाती है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी यहीं पे स्थित है। ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हुई जो है भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई जाती है। कहाँ पे, असम राज्य में, और असम में ही पड़ता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। यानी ऊपरी गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे जूट एवं कपास की खेती की जाती है, जूट एवं चावल की खेती की जाती है। साथ ही असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित और असम में फैला हुआ है। यहाँ पे जूट एवं कपास की कृषि की जाती है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप यहीं पे स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज का टॉपिक, जो कि अच्छे से हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान सभी अच्छे से जो है जान लिए हैं। अब कल की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द्वीप यानी आइलैंड्स के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।